हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। कहने का मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध होगा हम उसकी प्रकृति पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का सामान्य परिचय, नामकरण और वर्गीकरण पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो देखो, CX का मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बंध है ना, इसकी प्रकृति हमें पढ़नी है। तो देखो, कोई हेलो एल्केन मानते हैं, तो मान लो हमारे पास ये हेलो एल्केन है, ठीक है ना। मैथिल हैलाइड हमने मान लिया है। तो देखो, ये कार्बन और हेलोजन, इनके बीच में जो ये बंध दिख रहा है, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, अक्स का मतलब हेलोजन, और हेलोजन कोई भी हो सकता है। देखो, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अब बच्चों देखो, कार्बन और हेलोजन में हेलोजन की जो विद्युत ऋणता होती है ना, वो ज्यादा होती है। वैसे आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता हेलोजनों की होती है। विद्युत ऋणता का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणता बोलते हैं, और सबसे ज्यादा हैलोजनों की होती है। ठीक है, अगर हम सिंगल तत्व की बात करें, अकेले तत्व की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद बाकी के हैलोजन आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो 17वां वर्ग है, हैलोजन है, उनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, और विद्युत ऋणता का मतलब बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता है वो हैलोजन से कम है। ठीक है ना। तो विद्युत ऋणता को हम लिखते हैं EN से। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता जो है वो हैलोजन से कम है। ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। ठीक है। अब बच्चों, अगर हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन आकर्षित करेगा? हेलोजन आकर्षित करेगा। ठीक है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को हेलोजन आकर्षित करेगा, तो हेलोजन पर कैसा आवेश आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणात्मक आवेश होता है, तो हेलोजन पर कैसा आवेश आएगा? आंशिक ऋणावेश। और कार्बन पर कैसा आवेश आएगा? आंशिक धनावेश। ठीक है ना। तो ये जो आवेश आते हैं ना, ये आंशिक आते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लो दो परमाणुओं के बीच में बंध है और एक परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना, तब जो आकर्षित करता है उस पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे के पास आंशिक धनावेश आता है। ठीक है, पूरा माइनस और पूरा प्लस नहीं आता है। पूरा माइनस और पूरा प्लस कब आता है? जब बंध टूट जाए। कहने का मतलब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाए, यानी कि Cl माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस। ठीक है ना। तो यहां पर जब कोई परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, तब आंशिक आवेश आते हैं। जो आकर्षित करता है उस पर आंशिक ऋणावेश और दूसरे पर आंशिक धनावेश आता है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब देखो, प्लस माइनस बन रहे हैं ना, तो प्लस माइनस को हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो बंध की प्रकृति कैसी हो गई बच्चों? तो बंध की प्रकृति हो गई ध्रुवीय प्रकृति। क्या हो गई? ध्रुवीय प्रकृति। ठीक है। अब देखो, एक ध्रुव ये रहा, ध्रुव का मतलब आवेश। अब एक ध्रुव ये रहा और एक ध्रुव ये रहा, तो प्लस माइनस को हम द्विध्रुव बोलते हैं। अगर द्विध्रुव बनेगा ना, अगर द्विध्रुव बनेगा तो क्या जनरेट होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या जनरेट होगा? द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ। कि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है टोटल आवेश इनटू लंबाई। ये जो बंध की लंबाई है वो। तो बच्चों, इस बंध से रिलेटेड हम कुछ एक क्रम पढ़ते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो एक एक करके उन क्रमों को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखते हैं बंध लंबाई का क्रम। किसका क्रम देखते हैं? बंध लंबाई का। तो हमें एक एक करके सभी हैलोजन यहां पर यूज करने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बच्चों, बंध लंबाई क्या होती है? देखो, बंध लंबाई का मतलब जिन परमाणुओं के बीच में बंध बना हुआ है,
जिन परमाणुओं के बीच में बंध बना हुआ है उनके नाभिकों के मध्य की दूरी को हम बंध लंबाई बोलते हैं। तो एक एक करके देखो सभी बंध बनाते हैं। तो मान लो पहले हम कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध बनाते हैं। तो देखो ये मान लो अपना कार्बन है, ठीक है ना। अब बच्चों फ्लोरीन जो है वो कार्बन से आकार में कम होता है, क्योंकि देखो फ्लोरीन और कार्बन दोनों एक ही आवर्त में आते हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणु का आकार क्या होता है, कम होता है। आगे बात समझ में। तो ये तो अपना कार्बन हो गया मान लो, तो फ्लोरीन इससे छोटा होगा ना। और बंध कैसे बनता है, परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो आपस में अतिव्यापन करते हैं ना, तब बंध बनता है। तो ये मान लो फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन छोटा सा परमाणु होगा, तो इनके बीच की बंध लंबाई ये हो गई, ठीक है। तो ये कार्बन और ये फ्लोरीन। अब मान लो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बंध बनाते हैं। तो कार्बन तो देखो सेम साइज का रहेगा, ये लो, ठीक है। लेकिन क्लोरीन का आकार बड़ा होगा, क्लोरीन का आकार बड़ा होगा। तो ये लो हमने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। तो इनके बीच की दूरी को हम बंध लंबाई बोलेंगे। आ गई बात समझ में। अब देखो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का आकार तो क्लोरीन से भी बड़ा होता है। तो ये मान लो कार्बन तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है ना, बीच में बना लो नाभिक को। और ब्रोमीन का जो आकार होगा वो क्लोरीन से भी बड़ा होगा, तो ये बंध लंबाई हो गई, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन के लिए करते हैं। तो कार्बन तो सेम का सेम, और आयोडीन का जो आकार है ना, वो ब्रोमीन से भी बड़ा होता है। तो इस ब्रोमीन आयोडीन वाले को इससे बड़ा बनाना है बच्चों, है ना, इस टाइप से, ठीक है ना। और ये हो गई बंध लंबाई, ठीक है। तो बंध लंबाई, अब जितना बड़ा परमाणु होगा उतना ही बड़ा बंध बनाएगा। तो अगर हम बंध लंबाई देखें तो सबसे कम किसकी है, कार्बन और फ्लोरीन की, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन की, उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन की, और उसके बाद कार्बन और आयोडीन की। तो ये तो बंध लंबाई का क्रम हो गया। तो बच्चों देखो ये क्यों बनाया है, आपको द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम पढ़ेंगे ना तब आपके समझ में आएगा, ठीक है ना, कि ये क्यों बनाए हैं। उसके बाद देखो बंध लंबाई हो गई। अब हम बात करते हैं बंध वियोजन ऊर्जा की। क्या किसकी बात करते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा। तो बच्चों बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, उसे हम बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। अब देखो जितना बड़ा बंध होगा ना उतना ही आराम से टूटेगा, ठीक है ना। आप देखो छोटी जो वस्तु होती है, मान लो दो लकड़ी है आपके पास, एक तो छोटी सी है और एक बड़ी है, तो बड़ी को तो आप आराम से तोड़ सकते हो, लेकिन छोटी जो लकड़ी है ना वो इतनी आराम से, मतलब इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। मतलब बड़ी लकड़ी को तोड़ने के लिए तो कम ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन छोटी लकड़ी को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अगर बंध लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ना, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो बताओ कौन सा बंध आसानी से टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा ना, आयोडीन के साथ वाला। तो बंध वियोजन ऊर्जा किसकी कम हुई, बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा इसकी सबसे कम हुई ना, तो बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होगी कार्बन और आयोडीन के बंध की, उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन के बंध की, उसके बाद कार्बन और क्लोरीन के बंध की, और उसके बाद कार्बन और फ्लोरीन के बीच की, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बंध वियोजन ऊर्जा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, वो CF बॉन्ड की होगी, यानी कि कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड की होगी। अब बच्चों देखो हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कि द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान से समझना है। तो देखो द्विध्रुव आघूर्ण किसके समानुपाती है, आवेश और लंबाई की। आवेश बढ़ने पर भी द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा और लंबाई बढ़ने पर भी द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ेगा। तो बच्चों आवेश किस पर निर्भर करता है, विद्युत ऋणता पर। आवेश किस पर निर्भर करता है, विद्युत ऋणता पर। विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी ना, देखो विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ये हैलोजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उतना ही ज्यादा ऋणात्मक आवेश आएगा। आगे ना बात समझ में। देखो आवेश क्यों बन रहा है,
क्योंकि ये हैलोजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा है और इस आकर्षित करने की क्षमता को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है, अब जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उतना ही ये इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करेगा। आगे ना बात समझ में, कि जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी उतना ही इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करेगा और उतना ही ज्यादा आवेश बनेगा। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा वो ज्यादा आवेश बनाएगा और ज्यादा आवेश बनाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ज्यादा। तो अब देखो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो ज्यादा है लेकिन ये लंबाई कम है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता क्या होती है, विद्युत ऋणता कम होती है। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर विद्युत ऋणता कम होगी ना तो आवेश भी कम होगा। इसका मतलब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, कम होगा। लेकिन ऊपर से नीचे आने पर बंध लंबाई क्या होती है, बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। अगर बंध लंबाई बढ़ेगी तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे आने पर आवेश के अकॉर्डिंग देखें ना तो द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, अगर लंबाई के अकॉर्डिंग देखें ना तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। अब बात किसकी माने, ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गई, क्योंकि आवेश तो कम होगा जबकि लंबाई बढ़ेगी, तो किसकी बात माने। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो ये बंध लंबाई है ना, ये बंध लंबाई ये बहुत ही कम होती है। तो जो बंध लंबाई है उसे हम पिकोमीटर से देते हैं। किससे देते हैं, पिकोमीटर से। आ गई ना बात समझ में, किससे देते हैं, पिकोमीटर से। और एक पिकोमीटर मतलब जानते हो आप 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है ना, 10⁻⁻12 मीटर। आगे बात समझ में, कहने का मतलब अगर आप इसे मीटर में लिखोगे ना तो 0.00 ऐसे टोटल 11 जीरो लगाओ उसके बाद 1, तो बंध लंबाई बहुत ही कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये बंध लंबाई पिकोमीटर में और पिकोमीटर बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें बंध लंबाई को नहीं देखना है, ठीक है ना, क्योंकि बंध लंबाई यहां पर न के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है बंध, क्योंकि दो परमाणुओं के बीच की जो ये दूरी है ना ये बंध लंबाई बहुत कम होती है, तो ये नगण्य होती है, इसलिए हमें बंध लंबाई को द्विध्रुव आघूर्ण में नहीं देखना है, केवल किसको देखना है, आवेश को देखना है। किसको देखना है, आवेश को। तो आवेश किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत ऋणता पर, कि जिसकी जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी ना इलेक्ट्रॉनों को उतना ही आकर्षित करेगा और उस पर उतना ही क्या बनेगा, आवेश बनेगा। तो आवेश के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होना चाहिए। अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो अगर हम आवेश के अकॉर्डिंग देखें तो किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होना चाहिए, CF का, उसके बाद CCl का, उसके बाद CBr का और उसके बाद CI का, ये होना चाहिए। लेकिन बच्चों इसमें भी एक अपवाद है और वो अपवाद ये है कि जो द्विध्रुव, ये तो गलत हो गया ना, जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना वो CF से ज्यादा CCl का होता है, CCl का होता है, ठीक है ना, उसके बाद CF का और उसके बाद एकदम सही है CBr का और उसके बाद CI का। तो बच्चों ये एक अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन, ये अपवाद क्यों आया, ठीक है ना, देखो बंध लंबाई पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर बहुत ही कम है, इसलिए हम इसे नगण्य मानते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण के लिए केवल आवेश देखते हैं। और आवेश के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता फ्लोरीन वाली, यानी कि CF का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो सबसे ज्यादा, उसके बाद CCl का, उसके बाद CBr का और उसके बाद CI का। अब ये देखो नीचे तो ठीक है लेकिन इन दोनों में क्या है, अपवाद है। इसका मतलब यहां पर कौन सा कारक प्रभावी हो गया, आवेश वाला हुआ कि लंबाई वाला हुआ। तो बच्चों यहां पर है ना लंबाई वाला कारक प्रभावित होता है, ठीक है, यानी कि फ्लोरीन का जो आकार है ना वो बहुत छोटा होता है। इसका मतलब CF जो बॉन्ड लेंथ है ना, CF बंध लंबाई है उससे बहुत ज्यादा CCl बंध लंबाई होती है,
ठीक है ना, कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए CF बंध लंबाई से बहुत ज्यादा कौन सी बंध लंबाई होगी, CCl वाली होगी। इसका मतलब अब आप इस केस में बंध लंबाई को नगण्य नहीं मान सकते। तो यहां पर इस अपवाद में कौन सा कारक काम आएगा, बंध लंबाई वाला। अगर लंबाई के अकॉर्डिंग देखोगे तो लंबाई यहां पर ज्यादा, अगर लंबाई ज्यादा तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा। तो बच्चों इस अपवाद में आपको बंध लंबाई देखनी है और बाकी आप समझ गए ऐसा का ऐसा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हेलो एल्केन को बनाने की विधियां स्टार्ट करेंगे। अगर लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिल सके।